सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर टॉपर आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे एक अच्छा स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छी है, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे एग्जाम में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आखिर आंसर कैसे लिखा जाता है। आप किस किस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब, है ना। पढ़ा है उसके बाद आपको लिखने की कला भी आनी चाहिए, आपको को लिखने का भी स्किल पता होना चाहिए। तो आज हम बात करें टॉप एनालिसिस बात करेंगे, और हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री की। तो देखोगे एक एक चीज जो मैं आपको बताया था वो सारे सारे फ्लो ये बच्चे स्टूडेंट ने फॉलो किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास 2016 का था, आज से 3-4 साल पहले, 5-6 साल 6 साल पहले का पेपर है, लेकिन अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि कैसे टैंपर्स ने आंसर लिखा था। उसके यहाँ पे 59 मार्क्स आए थे, है ना। टोटल 59 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70 में। ये उस साल का टॉपर था, क्योंकि पेपर टफ था उसमें, है ना। ऑब्जेक्टिव होते थे, कम होते थे ऑब्जेक्टिव। तो ये देखो उनका रहा पहला क्वेश्चन। उसने जो पहला क्वेश्चन आया था, उनके पास पहले 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे। उन्होंने क्या, स्टूडेंट ने क्या किया, उसने लिखा है। खैर अब तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिया जाएगा ओएमआर सीट। तो ओएमआर सीट कैसे भरा जाएगा ये भी हम आपको बता देंगे कि आखिर ओएमआर सीट कैसे भरा जाता है। तो ये पहले क्वेश्चन आता था, उसमें आपको पेपर में ही लिखने होते थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर। जैसे लिखा 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का सी, ऐसे करते हुए, है ना। देखोगे अब पहली बात गौर करना है, यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान सुनना। पहले ही पेज में कोई गलती नहीं है ना। तो याद रखना, पहली पेज में कोई गलती ना हो, ये मैक्सिमम चांस हो कि गलती ना हो, क्योंकि पहले पेज में कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, एग्जामिनर का मूड रहेगा एकदम झकास, एकदम, है ना, कि बच्चे ने बड़ा पढ़ के आया है, एकदम साफ साफ लिखा है, कोई गलती नहीं कर रहा, मतलब बच्चे का नॉलेज है। उसके बाद आगे आगे आते हैं, देख तो फिर आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखना उसने क्या क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा। अब ये तो मेरी बात को ध्यान देना, है ना। उसने क्या किया स्टूडेंट ने, बस लिखा है। मैंने कहा था कि जब भी आप किसी चीज को लिखो, है ना, आंसर लिखो, तो मैंने कहा था एक तो पैराग्राफ में लिखा करो, है ना, साफ सुथरा लिखा करो। ज्यादा कोशिश हो तो स्पेस देकर लिखा करो, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में एकदम भी मुश्किल ना हो, उसे एकदम भी दिक्कत ना हो कि आपने क्या लिखा, उसे पढ़ने में कोई, है ना, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जितना साफ सुथरा लिखो उतना अच्छा, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब भी आप आंसर लिखोगे तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, मैंने बताया था पहले वीडियो में, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है तो क्या करो, उसको अंडरलाइन करो। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, लिखा ना, सम ऑफ, देखो यहाँ लिखा है ना, सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म इज टर्म इन रेट रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था तो उसने क्या किया, ऐसे अंडरलाइन कर दिया। अब ऐसा क्या होता है कि हम लोग को सीधा वो उसी अंडरलाइन को पढ़ता है, कि जो उसका मेन पॉइंट है, मेन फोकस है, मेन कंसेप्ट है, बस उसने पढ़ लिया, काम उसका काम उसका हो गया। तो समझ आ गया बच्चे ने क्या लिखा है, वो मार्क्स लेके आगे बढ़ जाएगा, ठीक। जहां पर फॉर्मूला होता है तो उसको क्या करो, उसको आपको बॉक्स में कर लेना है, ऐसे इस टाइप से, है ना। फिर से कह रहा हूँ, ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करना है ना, इसके अलावा कोई और पेन यूज नहीं करना है। पेंसिल आप यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन रेड पेन, ग्रीन पेन ऐसा कोई यूज नहीं करेगा, ठीक। वैसे ही देखो उसने लिखा था क्वार्टीज, है ना। तो जहां जहां उसने लिखा है देखो उसने अंडरलाइन कर दिया ऐसे करके, अच्छी बात है ना। साफ सुथरा लिखा है, कहीं कोई गलती नहीं है ना। जैसे स्प्रिन होगा, अब शायद कैसे बना होगा कि आपका कुछ रिएक्शन कन्वर्जन पूछा गया, जैसे हो गया आपका एक, है ना, एसिड है, इसका आपने यहाँ पर रिएक्शन कराया, आपको बेंजीन बनाना था, तो आप कैसे रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो एकदम साफ सुथरा, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। देखो जैसे पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोस ऑप्शन एंड केमियोस ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो बड़ा अच्छे से लिखा ना, दो लाइन को डिवाइड किया, फिजियोस ऑप्शन और केमियोस ऑप्शन लिखा, ऊपर लिख दिया कि इट अकर्स कहाँ होता है, वंडरवाल फोर्स, अंडरलाइन कर दिया, ठीक। एक होता है हमारा केमियोस ऑप्शन, ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, वहां के लिए अंडरलाइन। तो ऐसे आपको अंडरलाइन करना है ना। अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर दो। देखो उसने फिर क्या क्या यहाँ फिर अंडरलाइन कर दिया है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें क्या लिखा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसे आपको अंडरलाइन करते चले जाना है ना। बहुत ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना है कि देखने में खराब हो जाए, लेकिन हाँ ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हो। और क्विज की जगह हमेशा एक एक लाइन स्पेस करके, जैसे बच्चे ने लिखा है ना, ऐसे करके। से आ गया व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके बाद डिफाइन कर दिया। फिर तुम देखो भाई अच्छे तरीके से उसने अंडरलाइन भी कर दिया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द डी ऑर्बिटल, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसके लास्ट, पहले जो सबसे लास्ट में कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी ऑर्बिटल में आते हैं, इसको लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। और उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद कुछ पार्शियल फील्ड क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लिया। तो ऐसे करके आपको लिखना है, अंडरलाइन करते चले जाना है। आगे देखोगे उसने फिर लिखा, अच्छे तरीके से लिखा है, बाकी उसको एक्सप्लेन किया, और वहां पर क्या किया उसने, फिर उसने क्या किया, वहां पर चीजों को ऑनलाइन कर दिया। जैसे एक आता है जिंक के पास, तो जिंक का बड़ा स्पेशल केस है। जिंक क्या होता है, जिंक एक ऐसा स्पेशल केस है जिसके पास फुल्ली फिल्ड क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। आपको पता होगा केमिस्ट्री में ना, जिंक के पास क्या होता है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, ठीक।
सो इट डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी शोन बाय अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए क्या कहता है, जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, याद रखना, सॉरी फुल्ली फिल्ड होता है ना, तो फुल फिल्ड होगा तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने को क्या चाहिए था कि डी ऑर्बिटल आपका पार्शली फिल्ड या, है ना, वो पार्शली फिल्ड होना चाहिए, वो पूरा फिल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन याद करना बड़े एग्जाम पूछा जाता है, आपको पता चल जाना, ठीक है। फिर उसका पूछा गया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैंसिलेशन, है ना, कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है वो भी लिख दिया है ना, कि आपका रोस्टिंग होता है वो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। ठीक, दूसरी बात करता है कि कैंसिलेशन क्या होता है, ये इन अब्सेंस ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा आपको आंसर लिखना है, बस यहाँ देखकर समझना कि कैसे आंसर लिखा। देखो अभी तक कोई गलती नजर आ रही है, कहीं भी उसने कट मार्क लगाया है, नहीं लगाया है ना, तो चीज ध्यान देना, है ना, कट मार्क नहीं लगना चाहिए ऐसे, और ऐसे ही साफ सुथरा एकदम लिखना चाहिए। ठीक है, वीडियो को देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि उसने बच्चे ने क्या क्या लिखा है। देखो फिर रोस्टिंग कैलकुलेशन में आगे उसने और पॉइंट लिखा, फिर अच्छा खासा देखो यहाँ पर उसने स्पेस दिया है ना, इतना बड़ा उसने स्पेस दिया हुआ, तो ये स्पेस आपको देना है, पेज की कंजूसी नहीं करनी, पेज बहुत मिलते हैं। ठीक है, एकदम पेज की कंजूसी नहीं करना, ऐसे स्पेस दे दे के लिखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे आपका कुछ कन्वर्जन होगा या आपको कुछ रिएक्शन पढ़ने होंगे, तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसने रिएक्शन किया केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का तो खैर मुझे खास आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आप, लेकिन आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कैसे से लिखते हैं। जैसे फिनॉल से हमें बनाना था, नाइट्रोफिनॉल बनाना था, तो हमें एक ऑर्थो पे मिलता है और एक पैरा पे मिलता है ना, और कौन सा बनता है, मेजर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हमारा पैरा का बनता है, और जो माइनर प्रोडक्ट मिलता है वो हमें ऑर्थो पोइजन का मिलता है ना, जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं फिनॉल का। ठीक, उसके बारे में दो चार लाइन लिख दिया हमने, फिर उस साल पूछा गया कि व्हाट इज नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर के बारे में उसने लिखा, फिर से उसने क्या किया यहाँ देखोगे, तो उसने अंडरलाइन कर दिया, बहुत खूबसूरती से उसने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्या करना, आपको भी ऐसे अंडरलाइन करते हुए चले जाना है ना, पढ़ना है। और फिर से कर रहा हूँ, एकदम हड़बड़ी में अंडरलाइन नहीं करना है, कुछ भी अंडरलाइन कर दो, नहीं, देखो कि कौन सा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है, आपको ज्यादा आइडिया है, तो कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक, देखोगे ऐसे फिर, है ना, कि आप कैसे कैसे आप करोगे कन्वर्जन, प्रोटीन से आपको प्रोपिनॉल टू ऑल बनाना है। ठीक है, चैप्टर 26 नंबर। फिर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपको 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनाना है, तो कैसे रिएक्शन कराओगे, देखो ऐसा ना एकदम साफ सुथरा। फिर देखो अभी तक कोई कट मार्क नहीं लगा है, कट मार्क नहीं लगा है मतलब एग्जामिनर का मूड एकदम अच्छा रहा होगा पेपर चेक करते समय, कि बच्चे ने एकदम गलती नहीं किया, उसको ना फुल में फुल मार्क, देखो 3 में 3 मार्क्स, कहीं भी काटने का कोई चांस ही नहीं उसके पास, एग्जामिनर के पास, है ना, क्योंकि उसने साफ सुथरी से बहुत कुछ लिखी है। एक बार बताता हूँ, गलती से आपने कहीं यहाँ गलती भी कर दिया होगा ना, एग्जामिनर के दिमाग के नजर से वो निकल जाएगा, अगर आपने साफ सुथरा लिखा है तो। अगर आपने कहीं कट कर दिया तो एग्जाम को शक हो जाता है कि उसने कट किया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, तो वो वहां पर चीजों को ध्यान से देखता है, इसे एकदम फ्लो में निकल जाना है ना करते हुए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर की नजरों से चीजें बच जाती है। खैर पहला तो आपको है कि आपको पढ़ना है पहले अच्छे से, है ना। फिर आता है हमारे पास जो, हमें जो नस्ट इक्वेशन होगा, शायद नहीं कोई और इक्वेशन है इसका, केमिकल काइनेटिक्स का जो भी है, तो वहाँ भी क्वेश्चन आया है शायद, आई थिंक में न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो न्यूमेरिकल में क्या किया, बड़ा साफ सुथरा से देखोगे कि, है ना, एकदम स्पेस दे देकर साफ सुथरा लिखा गया है ना, जहाँ फॉर्मूला आता है उसको क्या कर देना उसने, अंडरलाइन आपको भी ऐसे कर देना है। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे बॉक्स में आपको फॉर्मूला को कवर कर देना है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा उसके। ठीक है, ऐसे देखो आगे क्वेश्चन, है ना, फिर देखो फिर आया था प्रोटीन्स और फाइबर्स, प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है, देखो ऐसे स्पेस देखे ना, 3 पॉइंट लिखना है, अगर 2 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट लिखना है, 2 में से 2 मार्क्स मिल जाते हैं पूरे। ठीक है, ऐसे जैसे आपका एक कौन वाटर सॉल्युबल होता है, कौन वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो वहां पर भी आपको ऐसे अंडरलाइन ऐसे कर देना है कि ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, ऐसे कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शन देखो बड़ा साफ सुथरा से, फिर देखो कोई गलती नहीं। आप आते हैं जब आपका यहाँ पर नॉमेनक्लेचर आता है, आप जब पढ़ते हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर भी लिखा हुआ है कि कैसे इसको आप इसका नेमिंग कैसे करते हो, है ना, जैसे पोटासियम हेक्सासाइनाइड फेरेट 2, है ना, कैसे लिखते हैं इसे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर आओगे तो यहाँ पर कैसे आप रिएक्शन कराते हो, है ना, इथाइल इथेनॉल को जब आपने हाइड्रोक्साइल एमीन से रिएक्शन कराया तो ऑक्सीमीन बन गया। ठीक है, वैसे एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आई थिंक इसी को टार्टरिक एसिड या नहीं, कुछ तो बोलते हैं ना, देख लेना एक बार। फिर डिफरेंशियल बिटवीन RNA या DNA क्या होता है देख लो। देखो जिनको आंसर नहीं पता है वो आंसर देखो यहाँ मिल जाएगा, साफ सुथरा आंसर लिखा हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 में 3 मार्क्स मिल गया उसे, है ना। 3 पॉइंट लिखोगे तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, या 4 पॉइंट लिखते तो भी 3 मार्क्स मिल जाते हैं। और दूसरी बात फिर से अंडरलाइन करते चल जाना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देते रहो।
ठीक है। फिर आ गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की हेल्प से आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का प्रोडक्शन कैसे करते हो। तो जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में लिखा गया है ना, फिर से देखना एकदम साफ सुथरा, गैप दे दे कर लिखना है, एक एक लाइन का बीच में गैप वैप कर कर रखना है आपको। ठीक है, पूरा लिख दिया। फिर आता है हमारे पास फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको भी लिखा हमने यहाँ पर, और गलती कुछ नहीं। ठीक, दिख रहा है साफ सुथरा। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है, एग्जाम में आंसर लिखने हैं। ठीक है, कोई गलती नहीं करेगा, एकदम एंड तक देखेगा ना, एंड तक देखना हर चीज उसने कैसे लिखा, कहाँ उसने गलती की है। देखो उसने कहाँ जाके गलती की है, अभी देख लेते हैं, आते हैं। तो आगे आते हैं, फिर आता है फेडरल लॉ का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आता है, फिर से फॉर्मूला आया, फॉर्मूला को हमने फिर क्या किया, बॉक्स में लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और W1 W2 E1 E2 क्या है वो भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि एक्चुअली में चीज है क्या। बात समझ आ गया। आगे देखोगे पीछे उनका पास न्यूमेरिकल आया है, तो न्यूमेरिकल को क्या किया, ऐसे लिखा है, और देखो बड़ा अच्छा चीज लिया है उसने। उसने रफ पर को यहाँ पर कर दिया है ना, तो रफ पर ट्राई करो ऐसे ना साइड में करना, साइड में रफ कर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे ही करेंगे। साइड में भी करके दिखा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पेंसिल से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम क्या करना, अभी आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, आपको डेली आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक, आते हैं आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या फिर डिफरेंस लिख लिया और उसका रिएक्शन लिख के आपने उसके बारे में डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इतना भी लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, आपको जो आता है, आपको जो पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस उतना ही लिखो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजो के में डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे रिएक्शन से हम दोनों के बीच हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो रिएक्शन करना है और आपको उसके बारे में दो चार लाइन लिखनी है। ठीक है, बात समझ आ जाएगा, पढ़ा होगा। जो जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है उसको ये बात समझ आ रही हो कि टॉपर ने आखिर आंसर कैसे लिखा था, उसके अच्छे मार्क्स क्यों आए। देखोगे अभी भी कोई गलती नहीं है, कहीं भी कटिंग उसने नहीं लगाया, मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ऐसा सारा कोई प्रोसेस है, तो फिर लिखा हुआ है और सब कुछ अंडरलाइन करते हुए रिएक्शन को लिखते हुए। समझ आ गया, बात समझ आ गई। तो इस टाइप से देखोगे कि लास्ट आता है हमारा कि मिथेनॉल और इथेनॉल में कैसे हम डिफरेंस क्या क्या होता है, 2 पॉइंट लिखा, 2 मार्क्स मिल गए यहाँ पर विथ रिएक्शन। ठीक, फिर कुछ रिएक्शंस है ना, कुछ रिएक्शंस होंगे आपको यहाँ पर करने के लिए, कंप्लीट रिएक्शंस करने होंगे, वो किया, सब कुछ लिखा, अंडरलाइन करते चले आ रहे हैं, दिख रहा होगा, जहाँ फॉर्मूला आ रहा है वहाँ पर उसको हम बॉक्स में कवर कर दे रहे हैं ना, जैसे पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इसको हमने डिफाइंड किया और इसको हमने बॉक्स के अंदर इसका फॉर्मूला को लिख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाता है हमारा टॉपर का जो आंसर शीट था, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बात समझ आ गई आपको कैसे कैसे टॉपर्स आंसर लिख रहे हैं। ऐसा ही हम आपको आंसर शीट और दिखाएंगे, मैथ का हो, चाहे बायो का हो, इंग्लिश कोर का भी हो, फिजिक्स का भी हो, कंप्यूटर साइंस का भी, सबको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आएगी कि आंसर कैसे लिखना है। बाकी जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं दिखाया है कि आखिर आंसर कैसे लिखते हैं, तो मैंने एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा सामने, आप इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो।